तो सेंट्रल पार्क से आपका इस खास पेशकश में एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अब की बार किसकी सरकार, और पिछले आधे घंटे से पहले हमने ईवीएम डिस्कस किया कि ईवीएम को लेकर जो कंट्रोवर्सी मची हुई है, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां पिछले 5 सालों के दौरान ना तो नीतियों के तौर पर और ना ही व्यक्ति के तौर पर या लीडर के तौर पर नरेंद्र मोदी और उनकी पॉलिसीज का कोई ऑल्टरनेट खड़ा कर पाई। मेरा सवाल यही था प्रोफेसर साहब से। प्रोफेसर साहब, नीतियों की बात हम करें, आपने कहा कि आप अधिनायकवादी लोग नहीं खड़े करते, लेकिन आप क्या भी अधिनायकवादी हुए हैं? आप क्यों सीपीएम का नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट रखते हैं? मार्क्स के नाम पर आपने आखिरकार उनका नाम क्यों रखा? आपने भी एक अधिनायक को जन्म दिया, आपकी भी विचारधारा में कहीं ना कहीं व्यक्ति पूजा लिखी हुई है। नहीं, हम कहते हैं मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा, और वो पार्टी नहीं विचारधारा, विचारधारा नहीं पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। देखिए, वो उनकी पार्टी का मतलब है कि वो मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा में, वो एक फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग है पूरे वर्ल्ड में, वो एक आइडियोलॉजिकल ट्रेंड है। और इसलिए दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की जो पूंजी है वो विश्व में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है। उसमें हम क्या करें जब वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही वो है। मोदी देश में सबसे ज्यादा चलने वाले नेता है। बताइए ना, मोदी देश में सबसे ज्यादा चलने वाले नेता हैं। मैं बता देता हूं ना कैसे चलने वाले नेता है। भूमि अधिग्रहण बिल आया, सारे विरोधी दलों ने विरोध किया। 6000 से ज्यादा प्रदर्शन हमने हिंदुस्तान में 1 महीने में कर दिए, औंधे मुंह गिरा दिए। आपने पॉजिटिव काम क्या किया? अरे दिनेश जी, आपने कोई पॉजिटिव काम किया 5 साल में? आपने कोई सकारात्मक राजनीति की 5 वर्ष में? नकारात्मक बता सकते कर दिया, एक सकारात्मक राजनीति तो बताइए जो किया 5 वर्ष में। डाटा बंद कर दिया, सारा बंद ही करते जा रहे हैं ये। और वोट मांगेंगे हिंदू मुसलमान, वोट मांगेंगे अरे वो फला चीज खाता है, ये फला चीज पर एक बात बताइए, बताओ रोजगार इतनी गलतियों के बाद भी सरकारी शिक्षा कहाँ है? जनता इतनी गलतियों के बाद भी इन्हें स्वीकार कर रही है नई सरकारी यूनिवर्सिटी खोली, तो नहीं लगता कितने नए सरकारी हॉस्पिटल खोले? बताओ 5 साल में। सुनिए ना, जब आप एक उंगली किसी पर उठा रहे हैं, और आप तो बहुत सारी उठा रहे हैं, कुछ तो आप पर भी आत्मचिंतन की जरूरत होगी ना। नहीं तो एक आदमी ऐसे ही रखते हैं प्रोफेसर साहब हमेशा से। कितना गलत है, ठीक है वो सब गलत है, उसकी नीतियां गलत है, हिंदू मुस्लिम कराता है, पोलराइज कराता है, बिल्कुल गलत है और गलत ही पार्टी है। देश की जनता मूर्ख है। फिर क्यों आप हाशिए पर क्यों जा रहे हैं? आपकी पार्टी क्यों सिफर पर जा रही है? फिर क्यों जनता मोदी मोदी चिल्लाती है? मुझे ये बता दीजिए। आप तो पूरे अपोजिशन के रिप्रेजेंटेटिव है, ये मान लीजिए पूरे देश के अपोजिशन के ब्याह पे जवाब दीजिए। सुनिए, हमारी ताकत हमारे संघर्ष है। हमारी ये बात सही है कि हम जनतंत्र में संसदीय प्रणाली में विश्वास रखते हैं, उसमें भाग लेते हैं। हमारी ज्यादा सीटें आनी चाहिए। वहाँ पे कोई नॉमिनेशन नहीं भर सकता। हमने दिखा दिया भरने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है, और व्हाट्सएप पे राजस्थान यूपी मध्य प्रदेश किसान का आंदोलन दिखा दिया। आपने एक शब्द नहीं बोला उसके खिलाफ। आपने किसान परेशान जनता से ये पूछिए, अरे मोदी ने कहर है, क्या ये मोदी कहर वाला मोदी है, पहली ये पसंद कहरदार है, या फिर ये कहरदार है। क्या ये बताइए मोदी पहली पसंद थी या कोई जनता को ये लगता है विकल्प नहीं था, इसीलिए मोदी या मोदी ही जो आतंकवाद की भाषा में बात करते हैं? नहीं था इसीलिए भी मोदी। फिर आपको लगता है कि मोदी वो चेहरा है जिन पर जनता एक बार फिर से भरोसा करने जा रही है? ऐसा है, ऑप्शन है, थोड़ा जोर से बोलिए भाई साहब। ऑप्शन है, लेकिन जो विपक्ष ने जो यूनिटी दिखाई है वो यूनिटी में ये कंट्रोल मतलब यूनिटी बना नहीं पाई है। अगर ये पूरी तरीके से इकट्ठा हो जाते तो शायद ऑप्शन निकल जाता। विपक्ष की वो मजबूती नजर ऑप्शन है, पर लोग बोल नहीं रहे, एम्प्लॉयमेंट पे कोई नहीं बोल रहा है, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। हम अलग अलग मुद्दों पे बात कर रहे हैं, पर एम्प्लॉयमेंट यूज के लिए क्या आगे प्लान है? कोई नहीं, क्या मोदी जितना बड़ा कोई नेता विपक्ष में मौजूद है? नहीं, मुझे ये बताइए। मैं कहना चाहूंगा गलती विपक्ष की है। जब 2014 में चुनाव हो रहे थे तो उस समय वो मौजूदा परिस्थितियों में क्या मोदी ही एक नेता है आपके हिसाब से जिसको आप वोट देंगे? मैं पूछ रहा हूं। भी वो लोग अपनी तारीफ करने के बजाय मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। बिल्कुल सर, वहां पर टीचर। हाँ, अभी तो यही लग रहा है क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, कोई ऐसा दिख नहीं रहा है कि हमें एम्प्लॉयमेंट दे पाएगा। नहीं, पर मेरा प्रश्न ये है कि बेरोजगारी की वो आपको लग रही है क्या? आपको लग रहा है बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है? मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है। जी। कल के चुनावी नतीजों में अगर बीजेपी की 200 से 250 सीट रह जाती हैं तो क्या यह माना जाएगा ब्रांड मोदी फेल हो गया है? और भारतीय राजनीति में
राहुल गांधी जी एक उभरते हुए सितारे के रूप में नजर आएंगे। चलिए बताइए। राहुल गांधी जी उभरते हुए सितारे हैं, नहीं देश की जनता जानती है, जो दिल पे हाथ रखेगा बता देगा, मर से मत पूछिए। दूसरी बात नहीं, क्या अगर 200-250 तक सीट रहती है, पूर्ण बहुमत अपने दम पर नहीं मिलता तो क्या आप फेलियर है विश्वास रखिए, देश की जनता को एक मजबूत सरकार चाहिए, एक सशक्त प्रधानमंत्री चाहिए, फैसला करने वाला व्यक्ति चाहिए। और देश के आप ब्रांड मोदी पे ब्रांड मोदी कहते जाइए, कार्यकर्ता जब तक नहीं होगी इस पार्टी में वो चुनाव नहीं लड़ सकती। भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसका बूथ लेवल पर कार्यकर्ता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हो सकते। नवीन, आपका इतना कार्यकर्ता है ना, तो फिर आपको व्यक्ति केंद्रित नारे लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है? हमने हाँ बिल्कुल दीपक भाई, हमने एक नेता तय किया है, वो नेता देश का प्रधानमंत्री जिसे 5 साल सरकार चलाई, जिसके नेतृत्व में सारे दलों तो अगर पूर्ण बहुमत नहीं आया तो वो नेता फेल होगा। अगर मगर में जाइए मत, क्यों नहीं जाइए? क्यों नहीं जाइए? मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, हमें विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर। नितिन गडकरी हमारे बीच में आप जैसे लोग फूट डालो शासन करे वाले, फूट पड़ रही है क्या? कोशिश कर, फूट पड़ रही है क्या? आप कितनी कोशिश कर लो, हमारे यहाँ फूट नहीं डाल सकते, अपना कुछ मत संभालिए। मेरा ये कहना है कि हमारे देश के, हमारी पार्टी के, एनडीए के सभी नेताओं ने मिलकर के तय किया है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री अगले बन रहे हैं। आपके पास है कौन? आपने क्यों नहीं बनाया? नवीन, मैं आगे बढ़ता हूं। प्रोफेसर संगीत रागी जी, इनका कहना यह है, मैंने बोला कि ये ऑल्टरनेट क्यों नहीं दे पाए, व्यक्ति के तौर पर, मुद्दों के तौर पर, दोनों चीजें। एक ऑल्टरनेट ये 5 साल में, 6 साल में नहीं दे पाए। इनका कहना था हम अधिनायकवादी मानसिकता को जन्म नहीं देते। क्या अधिनायकवादी मानसिकता बोलकर ये अपनी नाकामी छुपाना चाह रहे हैं? देखिए, मुझे बोलने का अवसर दीजिएगा, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था। माओ ने चाइना में 10 लाख लोग मारे और अपने कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को भी मारा। स्टालिन ने, जहां भी कम्युनिस्टों की सरकार थी रसिया में, वहां भी करीब 13 लाख लोगों को मरवाया और अपने साथियों को भी मरवाया। पश्चिम बंगाल और केरला 2 ही ऐसी जगह है जहां चुनावों में हिंसा की राजनीतिक संस्कृति है। बाकी और किसी देश में झगड़े होते हैं, लेकिन राजनीतिक हिंसा, राजनीतिक मर्डर सिर्फ वहां की देन है, क्योंकि ये वामपंथ से ही निकल करके आता है। ये उनके आंदोलन और विचार दोनों का हिस्सा है। एक बात, मैं हस्तक्षेप नहीं किया, मुझे बोल लेने दीजिए। देखिए, हर पार्टी का अपना विचार होता है, विचार के साथ संगठन होता है, संगठन के साथ उसका नेता होता है। तो भारतीय जनता पार्टी एक विचार की पार्टी है, उसके साथ एक बहुत बड़ा देशव्यापी एक संगठन है, और संगठन ने एक नेता तय किया है जो नरेंद्र मोदी है। और मैं ये बहुत दावे के साथ कहता हूं कि नरेंद्र मोदी का आज के दिन में विकल्प न सिर्फ विपक्षी पार्टियों में है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी नरेंद्र मोदी का विकल्प नहीं है आज के दिन में। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे अध्यक्ष संगठन करता हुए, जिनका नाम वो प्रातः वंदनीय है संगठन के लिए, जिसमें कुशाभाऊ ठाकरे जैसे ऋषि तुल्य लोग भी हैं, लेकिन अमित शाह जैसा व्यक्तित्व जो संगठन के जमीनी स्तर पर काम करने वाला हो, ऐसा संगठन किसी के पास आज के दिन में न। एक समय था जब वामपंथी लोगों के पास बहुत अच्छे संगठन हुआ करते थे, लेकिन 37 साल के बंगाल में उन्होंने बंगाल को तो दरिद्र बना दिया। बंगाल एक समय इंडस्ट्रियल स्टेट हुआ करता था, और जब उत्तर प्रदेश और यहाँ के लोग जब भाग करके जाते थे, तो आपने प्रेमचंद की कहानियों में पढ़ा होगा, भाग करके कहां जाते थे? सैया गए देश। और देश क्या होता था? कैलकाटा होता था, क्योंकि दूसरे लोग वहां कैलकाटा जाते थे। आज वहां के सारे लोग माइग्रेट करके दिल्ली आते हैं, बॉम्बे जाते हैं, पंजाब जाते हैं। ये पश्चिम बंगाल को दरिद्रता की स्थिति में ला दिया। और अंतिम बात, 70 के दशक में जब हम चुनाव देखते थे तो मैंने देखा है वहां पर बूथ कैप्चरिंग होता था। सब कोई जानता है, पश्चिम बंगाल की सरकार जो है, जब सीपीएम की सरकार थी तो वहां कहा जाता था साइंटिफिक रिगिंग होता था। सोमनाथ चटर्जी आते थे बोलपुर कंस्टिट्यूएंसी से, वहां 100% नहीं 101% मतदान हुआ था। अब आज तक मैंने ऐसी दुनिया में कोई कंस्टिट्यूएंसी नहीं देखी है जहां पर 70% मतदान होता है, वहां 101% मतदान होता था। इसीलिए बंगाल के लिए कहा गया। संगीत जी, बात ब्रांड मोदी पे हो रही है, जरा एक सेकंड, मेरे सिर्फ एक चीज आपसे पूछनी है, आप प्रोफेसर भी हैं। ये बताइए कि एक लोकतंत्र के लिए हमेशा कहा जाता है कि मजबूत विपक्ष भी बहुत जरूरी है। लोकतंत्र के लिए क्या एक व्यक्ति का इतना बड़ा हो जाना, एक अध्यक्ष का इतना बड़ा हो जाना कि उसकी पार्टी में, एक सेकंड सुन लें, क्या पार्टी के अंदर उसका विकल्प नहीं दिखे?
मैं आपको सही है ये पार्टी के लिए? मैं आपको बताऊं मैंने क्या कहा है। बहुत सारे लोग होते हैं, एक पार्टी के अंदर बहुत सारे नेता होते हैं, लेकिन उसमें हम कहा जाता है फर्स्ट एमंग इक्वल्स। उनमें भी जो सबसे तेज, जिसको कह सकते हैं जो सबसे धारदार नेतृत्व कर सके, वो नरेंद्र मोदी के तौर पे। और दूसरी बात, मैं अच्छी बात आपने कही कि एक अच्छा मजबूत विपक्ष लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन कौन सा वो विपक्ष है? सारे 5 साल में आप सिर्फ एक नकारात्मक राजनीति करते हैं। अच्छा लगता यदि विपक्ष कहता कि हम आने वाले 5 साल में यदि हम जीतते तो देश के लिए मेरे पास एम्प्लॉयमेंट का ये खाका है, एजुकेशन के लिए ये खाका है, हेल्थ के लिए हमारे पास एक खाका है। ऐसा यदि मसौदा लेकर के जनता के बीच में जाते तो मुझे लगता था कि एक स्वस्थ परंपरा की बहस होती। चुनाव हुआ नहीं। आज जो एग्जिट पोल आया है, वो एग्जिट पोल जो है वो जनता से संवाद करके आया है। ईवीएम तो खुला नहीं है, कल खुलेगा, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी हार जाए, लेकिन अब एक खेल, बस प्रोफेसर साहब छोटा सा जवाब देना चाहते हैं, जल्दी से बहुत लंबा हो गया प्रोफेसर। हम लोग एक खेल में शामिल हैं, प्रतियोगिता में हम दुश्मन नहीं है। अब खेल खत्म हो गया, छीटा किसी बंद होनी चाहिए और भारत निर्माण में सभी को लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादाओं को ध्यान में रख करके साथ खड़े होना चाहिए। प्रोफेसर साहब जल्दी जनता के सवाल लेंगे, जल्दी से। देखिए, विपक्ष ने अगर ये कहें कि सिर्फ नाकामियों की बात है तो हम आपको पहले बता देना चाहते हैं कि विपक्ष ने साफ कहा था कि ये नोटबंदी बहुत खतरनाक कदम उठाया गया है, बेरोजगारी बढ़ेगी। अरे आप और मोदी जी, आप तो टेप रिकॉर्डर बता रहे हैं, ये बात 3 बार बोल चुके हैं, 3 बार बोल चुके हैं। विरोध के अलावा क्या किया? तक ये बात करते हैं अधिनायकवादी तत्व कम्युनिस्टों की, कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी विश्व की माओवाद को नहीं मानती, स्टालिनवाद को नहीं मानती, इसलिए हम उनसे सहमत नहीं है। उन्होंने बेशक फर्जी की, पर हम उससे सहमत नहीं है। जनता से सबीना, क्या उन्हें मोदी के अलावा कोई विकल्प? दो सवाल। कांग्रेस में कहीं नजर नहीं आता, कुछ युवा वर्ग मौजूद है और अपनी बात यहाँ पर कहना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि अब पीएम मोदी का कोई विकल्प बीजेपी के पास नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये पूछना चाहूंगी, अगर जैसे आप लोग मार्केट में जाते हैं कुछ खरीदारी करने, तो आप ये देखते हैं कि शाहरुख खान ने वो शैम्पू लगाया तो वो शैम्पू मैं भी लूंगा। अगर मोदी जी अपनी पार्टी को प्रमोट करने के लिए एज अ ब्रांड शो भी हो रहे हैं, तो बीजेपी, क्या इसमें बीजेपी गलत है? बिल्कुल, ये सवाल यहाँ पे लाजमी है, क्योंकि जाहिर सी बात है पीएम मोदी हिस्सा बीजेपी का ही है। इसी सवाल पे मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि बहुत मशहूर कहावत है कि जो दिखता है वही बिकता है। क्या हमारे देश की आज ये हालत हो गई कि राजनीति का मतलब ये हो गया है कि मोदी केदारनाथ में जाके अपना पीआर कर रहे हैं, इसलिए वो वोट जीत रहे हैं? यहाँ पर एक अलग राय है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी से, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब इंदिरा गांधी का टाइम था, तो इंदिरा गांधी की लहर थी, तब इंदिरा गांधी को लोग जानते थे। आज मोदी की लहर है। कोई भी पार्टी, कोई भी परिवार या कोई भी देश एक नेता से, एक कमांडर से जाना जाता है। आज कमांडर से जाना जाता है और यही वजह कि बीजेपी अभी जानी। 130 करोड़ की आबादी में हमको ये सवाल पूछना पड़ रहा है कि मोदी नहीं तो कौन? इससे खराब सवाल और क्या हो सकता है? चलिए, आपके हिसाब से ये सवाल सही? सवाल ये हो रहा है कि मोदी के अलावा ऑपोजिशन में लीडर क्यों नहीं है? ऑपोजिशन ने एक टारगेट दिया, मोदी हटाओ। अगर ये जनता के बारे में सवाल पूछते थे, हमें महंगाई कम करनी है। बहुत बढ़िया बात यहाँ पे कही है दिनेश जी। आप अगर मुद्दे टारगेट करते तो अच्छा होता। आपने शख्स को टारगेट किया, वो भी उस स्थिति में जब आपके पास विकल्प नहीं था। मुलाई थी पार्टी कार्यालय पे, उसमें 42 पार्टियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, तो खिचड़ी थी। आप मोदी जी को क्यों रिमोट कर रहे हैं? जब अगर आप ताकतवर हैं तो 42 पार्टियों की क्या जरूरत पड़ गई आपको? एक बहुत जल्द छोटा सा सवाल। हमारा सवाल बीजेपी का जो लीडर है उनसे है, आप अपने कार्यों को गिना रहे हैं कि हमारी सरकार पूरी तरीके से सफल रही, तो क्या आपकी सरकार को लोकसभा में इतनी बहुमत थी? फिर अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी? आधार की बिल को फिर धन विधेयक बनाने की क्या जरूरत थी? अच्छा, जवाब ले। जो आपने कहा 36 पार्टियों का डिनर था, 36 पार्टियों का नेता एक था घोषित, नरेंद्र भाई मोदी। और कल 22 पार्टियां भी मिली थी जाकर के चुनाव आयोग में, उसमें 22 प्रधानमंत्री के दावेदार थे। आप देश में क्या चाहते हो? एक प्रधानमंत्री चाहते हो सशक्त, या फिर हर घंटे के लिए एक दिन के लिए? अगर बालाकोट का नहीं हुआ होता तो आपको आटे बाप दाल का मालूम हो जाता। हमारे जम्मू कश्मीर में, मैं वहां से आया हूं, तो अपनी सरकार इनको नाकामियों से खुद गिरानी पड़ी थी वहां पे। तो बेरोजगारी का मुद्दा पीछे हो गया, 82,000 इनकी योजना है। बेरोजगारी में सरकार ने बहुत कम किया और पहली बार है। समीना जल्दी क्विकली ले, आगे चलते हैं। फिर सवाल पूछे आप। यहाँ पे राहुल गांधी बोल रहे थे हर मंथली उसका 6,000 रुपये देंगे,
उसका उसने जस्टिफिकेशन अभी तक नहीं दिया, उसका विजन क्या है वो किसी को मालूम नहीं हो रहा अभी ऐसे सवाल अच्छा है कि अगर बालाकोट नहीं हुआ होता तो आटे दाल का भाव पता चल गया होता। जम्मू से ये विपक्ष ने एक नैरेटिव फैलाया कि अगर बालाकोट नहीं होता, अगर पाकिस्तान में जाके मोदी उन आतंकवादियों को मारते नहीं या उसकी परमिशन नहीं देते या फिर मोदी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करते, अगर ये नहीं करते, अरे भाई अगर ये नहीं करते, अगर सूरज नहीं होता, अगर चांद नहीं होता, ये सब हाइपोथेटिकल नहीं चलते। एक बात बिल्कुल तय है, नरेंद्र मोदी ने वो निर्णय लिए हैं जो देश के हित में है। नरेंद्र मोदी ने वो निर्णय लिए हैं जो गरीब जनता या समाज के सभी वर्गों के हित में, चाहे आज स्वच्छता अभियान से घर बनाने की बात। अभिलाष जी, प्रोफेसर साहब एक मिनट सबीना, एक मिनट। प्रोफेसर साहब, आपने इतने लोगों की राय सुनी, क्या आपको अभी भी लगता है कि ये सिर्फ इसीलिए एक तरफ झुक रहे हैं क्योंकि इनको एक क्लियर ऑल्टरनेटिव नहीं दे पाया विपक्ष? आपको ये लगता है? निश्चित रूप से ये बात तो सही है कि मोदी जी ने जिस तरीके से पार्टी को एग्रेसिव कैंपेनिंग करके इकट्ठा किया इतना विपक्ष कर नहीं पाया, लेकिन फिर भी जो यंगस्टर यहाँ मुद्दे उठा रहे हैं, बेरोजगारी का है, शिक्षा का मामला है, या यदि बालाकोट नहीं होता तो क्या परिस्थिति है, ये मुद्दे आज भी मौजूद हैं, निश्चित रूप से मौजूद हैं। क्योंकि ये नहीं होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी को एग्जिट पोल में जितनी सीट्स मिल रही है उसका वो नहीं होता। लेकिन हम आज ये बात नहीं कर सकते कि ये नहीं होता तो क्या होता, वो नहीं होता। ये बात निश्चित है कि विपक्ष को, जैसे एक यंगस्टर ने यहाँ पर कहा कि विपक्ष को यदि ये 22 पार्टियां इकट्ठी होकर निर्वाचन आयोग जा सकती है तो ये 22 पार्टियां आपस में मिल बैठ के सीट का डिसीजन करके एक इकट्ठा बढ़िया अपोजिशन क्यों नहीं क्रिएट कर सकती? चलिए, तो क्या अपोजिशन की कमी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत बन रही है, या फिर कहीं ना कहीं आपने, राहुल गांधी ने भी पिछले, अगर देखा जाए गुजरात चुनाव के बाद, अपने आप को बदला, अपनी राजनीति को बदला, लेकिन क्या ब्रांड मोदी के आगे ब्रांड राहुल गांधी को पनपने ही नहीं दिया गया? एक सोची समझी रणनीति के तहत अपने आप को वो पनपा नहीं पाई।